एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपदा का सामना कार्यक्रम में। मौसम पूर्वानुमान प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ दुनिया भर में मौसम संबंधी आंकड़ों के सहयोग और मौसम के पूर्वानुमान के अधिक सटीक होने से लाखों नागरिकों की आपदाओं से निपटने में मदद हो रही है। भारत जैसे देश में मौसम की चेतावनी और पूर्वानुमानों को गांव और देहातों तक पहुंचाना एक चुनौती होती थी, जिस पर काफी काम किया गया है और अब राज्य, जिला, तहसील स्तर पर चेतावनी तंत्र को विकसित किया गया है। मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी तंत्र के तहत भारत सरकार एक बड़ा काम कर रही है, जिसमें एक एकीकृत कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के तहत एक तंत्र विकसित किया जाएगा जो डेटा आधारित होगा और इसमें सार्वजनिक चेतावनी और सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। इस नई प्रणाली के तहत चेतावनी संबंधी एजेंसियां जो हैं उन सबको एक मंच पर लेके आया जाएगा ताकि किसी तरह का कोई बिखराव ना हो, जल्दी से जल्दी सूचनाएं तमाम इलाकों में पहुंच सके। राज्य स्तर पर इन चेतावनियों में संशोधन भी किया जा सकता है। सुनामी जैसी आपदाओं में इस तरह का तंत्र बेहद महत्वपूर्ण होगा, जहां पर आपदा प्रबंधन का बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलता है। ऐसे में अलर्ट एजेंसी इंतजार किए बिना सीधे अलर्ट को ट्रिगर कर सकती है, यानी कि राज्यों के साथ वो सामंजस्य रहेगा, लेकिन ये इंतजार नहीं होगा। राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की जाएगी। ये नया तंत्र अलर्ट के प्रसार में क्रांति लेके आएगा। 2024 तक ये तंत्र पूरी तरह तैयार हो जाएगा। तो किस तरह से भारत में मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी तंत्र को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एनडीएमए सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अता हसनैन साहब आपका। हमारे साथ मौसम विभाग से जुड़ रहे हैं श्री लक्ष्मण सिंह राठौर, फॉर्मर डीजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राठौर साहब। और हमारे साथ सेंट्रल वाटर कमीशन से श्री शरद चंद्रा जुड़ रहे हैं, निदेशक हैं आप। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है चंद्रा साहब। आप तीनों का ही बेहद स्वागत। और सबसे पहले तो अता हसनैन साहब आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 2 दशकों में भारत ने मौसम पूर्वानुमान और अपने चेतावनी तंत्र को बहुत विकसित किया है, जिसका एक बड़ा असर हमने पिछली कुछ आपदाओं में देखा। जान माल का जो नुकसान होता है वो लगातार कम होता गया है। लेकिन ये जो एक नया तंत्र विकसित करने पर जो काम लगातार हो रहा है, जिसका इंतजार 2024 तक है, किस तरह से देश इसमें आगे बढ़ रहा है, क्या नए फायदे, तमाम एजेंसियों को कैसे एक साथ एक मंच पर लेके आया जाएगा? देखिए, ये बेशक आपने बहुत सही कहा कि पिछले कुछ सालों में ये यंत्रों को इसकी मदद से खबर जो है पहले से, चेतावनी जो है वो पहले से वार्निंग मिल जाती है और अर्ली वार्निंग मिल जाती है। और खास चुनौती जो होती है वो है कि कैसे आखिरी माइल तक, कैसे आखिरी इंसान तक इस वार्निंग को पहुंचाया जाए। आपने देखा हाल ही में अभी इसी साल 2 बड़े बड़े साइक्लोन आए हैं, एक तमिलनाडु पुडुचेरी में और एक उड़ीसा बंगाल में। दोनों की आईएमडी ने वार्निंग बहुत पहले दी थी और इनको पूरे साधन के साथ हमने इनको ये खबर को पहुंचाया था। मगर ये ज्यादातर सोशल मीडिया के जरिए, ये ज्यादातर टेलीविजन और रेडियो के जरिए हुआ था और इसके अंदर वक्त लगता है। मगर अगर देखा जाए तो जल्द से जल्द एक मैस कम्युनिकेशन तरीके से अगर ये सब इंसानों, जितने लोग इसकी चपेट में आने वाले हैं, जितने असर के अंदर आने वाले हैं, उन तक पहुंचाना जो है खबर एक साथ, वो सबसे बड़ी आपकी लिए चुनौती हो जाती है। इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, आईएमडी जो है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल, अपने फेसबुक के या इंस्टाग्राम के जो उनके पेजेस हैं उनको कर रहे हैं इस्तेमाल, और साथ में खबर दे रहे हैं, अपने वेबसाइट के ऊपर लगा रहे हैं और इस तरह से लोग पिकअप कर रहे हैं। और इसका कोई ज्योग्राफिक जो है फोकस नहीं है। ये नहीं कि ये खबर सिर्फ पुडुचेरी की तरफ, तमिलनाडु की तरफ या कोस्टल एरियाज के अंदर हो अगर सुनामी आ रही है। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल जो है, जिसका बारे में आपने अभी बात की, इसका पूरा मकसद ये है कि ये जो खबरें जो हैं, जो भी वार्निंग्स जो हैं, जो हमारी जो टेक्निकल एजेंसीज है, आईएमडी है, इनकॉइस है, सासे है, ये सब दे रही है, इनको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो तरीका लिया जाए जिससे जल्द से जल्द ये खबर जो है
आप इंडिविजुअल्स की तरफ एक नीति तौर पे सब इंसानों को वहां पर उस इलाके में, वो ज्योग्राफिक इलाके के अंदर मिल जाए। ये इसके ऊपर काम चल रहा है कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल का इस वक्त। जी अतैत साहब, हमारे साथ सरचंद्र जी भी हैं। सरचंद्र जी, किस तरह से आईएमडी जो वार्निंग्स देती है उसको, या उनका जो पूर्वानुमान होता है, वो खासकर बाढ़ के जो इलाके होते हैं उसमें ये फोरकास्टिंग किस तरह से काम आती है? जी धन्यवाद। हम सभी को पता है कि ये इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल और फ्लडिंग का डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, और सेंट्रल वाटर कमीशन फ्लड का फोरकास्ट करता है। और जब भी हमने कोई रिक्वायरमेंट किया है, आईएमडी हमेशा हमें सहयोग करता है। तो दो तीन तरह के फोरकास्टिंग है। एक शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग है जो हमने शुरुआत किया था, जिसमें 24 घंटे का वार्निंग था। उसको फिर न्यूमेरिकल मॉडलिंग बेस्ड फोरकास्टिंग किया, तो उसमें हम 3 दिन का अभी फोरकास्ट कर रहे हैं, और इसको 5 दिन अगले फ्लड सीजन से 5 दिन एक्सटेंड करने का प्लान है। तो इस रिक्वायरमेंट जो रेनफॉल का फोरकास्टिंग का रिक्वायरमेंट एज वेल एज जो रियलाइज्ड रेनफॉल है, वो सारा इंफॉर्मेशन हमें नीडेड है। और इसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स आईएमडी हमें दे रहा है। जैसे हम न्यूमेरिकल वेदर प्रोडक्ट्स, जो उन लोगों ने भी जो मॉडलिंग बेस्ड रेनफॉल फोरकास्टिंग शुरू की है, उसमें शॉर्ट रेंज फोरकास्ट में WRF है, वेदर रिसर्च एंड फोरकास्ट, जिसका कि 3 दिन का फोरकास्ट ड्यूरेशन है। और ये 3 किलोमीटर इंटू 3 किलोमीटर के रिजोल्यूशन पे हमें मिलता है, जिसका अपडेशन फ्रीक्वेंसी ट्वाइस डेली है, सुबह 5:30 AM और शाम में 5:30 AM, मतलब 0 GMT एंड 12 GMT पे। इसी तरह मीडियम रेंज का उनका फोरकास्ट हमें मिलता है, जिसको कि हम लोग ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम कहते हैं, GFS। इसका फोरकास्ट ड्यूरेशन 10 डेज का है। बट ये फ्लड का फोरकास्टिंग हम लोग बहुत एडवांस नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ता है ड्यूरेशन ऑफ फोरकास्ट, एक्यूरेसी घटती जाती है। तो इसमें 10 डेज में से 3 डेज का हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। ये हमें 12 किलोमीटर इंटू 12 किलोमीटर के रिजोल्यूशन पर मिलता है, और इसका डेली अपडेशन 5:30 AM पे होता है। इसके अलावा एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्टिंग का एक प्रोडक्ट है, जिसमें कि 1 मंथ का फोरकास्ट है। तो हमें MHA से एक डायरेक्शन मिला था कि एटलीस्ट रिजर्वायर ऑपरेशन के लिए इनफ्लो फोरकास्टिंग का ड्यूरेशन बढ़ाया जाए। तो हमने इस प्रोडक्ट को यूज करने की कोशिश की, लेकिन वो एक्यूरेसी जैसे जैसे बढ़ता है, 10 डेज तक एक्यूरेसी कुछ रीजनेबल रहता है, तो इसको 1 मंथ का फ्लड फोरकास्ट करना उचित नहीं पाया गया। इसका रिजोल्यूशन भी बहुत कोर्स है, 38 किलोमीटर इंटू 38 किलोमीटर, और इसका अपडेशन वीकली है। इसके अलावा हम लोग एडवाइजरी देने के लिए आईएमडी का एक प्रोडक्ट है, सीजनल फोरकास्ट, जिसको कि क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम कहते हैं। इसका ड्यूरेशन फोरकास्ट का 3 मंथ्स का रहता है, और ये मंथली अपडेशन होता है। इसके अलावा हमें साइक्लोन रिलेटेड, साइक्लोन भी एसोसिएटेड विद रेनफॉल होता है। तो इसके लिए इनका प्रोडक्ट एक हमसे शेयर किया जाता है, वो है HWRF, हरिकेन WRF, जिसका कि सिमिलर ड्यूरेशन ऑफ फोरकास्ट या रिजोल्यूशन है जो WRF का है, शॉर्ट रेंज फोरकास्ट का। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट आईएमडी हमें दे रहा है, जिसको हम लोग या तो डिटर्मिनिस्टिक फोरकास्ट करने में यूज करते हैं, या नहीं तो एडवाइजरी करने में। लॉन्ग रेंज का जो इनका फोरकास्ट है, उसको हम जनरली एडवाइजरी देने में इशू करते हैं। तो यही आईएमडी के जो डिफरेंट प्रोडक्ट है, उसको हम लोग यूटिलाइज। रिसेंटली फ्लैश फ्लड सिस्टम भी आईएमडी ने WMO के इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो उसको भी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। शरद चंद्र जी, क्या ऐसा लगता है कि पूर्वानुमान और बाढ़ का भी फोरकास्ट तकरीबन तक हो जाने के बाद भी हम जानमाल के नुकसान को काबू कर पाए हैं, लेकिन क्या अभी भी इस दिशा में और काम किया जाना है, जिससे कि इन पूर्वानुमानों का सही इस्तेमाल हम जमीन पर कर सकें? जी, आपने सही कहा। जानमाल की क्षति तो कमी है। एक्चुअली आप इसको एब्सोल्यूट नंबर के टर्म में देखेंगे तो वो नंबर बहुत अच्छा नहीं आता है, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। बट आप इसको डिकाडेल परसेंटेज के टर्म में देखेंगे तो सर्टेनली ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ लॉस काफी घटे हैं। बट स्टिल बहुत काम करने की जरूरत है। आपने जो कहा, डिसिमिनेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस फ्लड फोरकास्टिंग का। तो उसमें भी जैसे पहले हमारे लिए फर्स्ट लेवल रिस्पॉन्डर केवल स्टेट गवर्नमेंट होते थे, बट ये सोशल मीडिया आने से, इंटरनेट के आने से, ये डायरेक्ट यूजर तक हम फोरकास्ट को दे पा रहे हैं। दूसरा कि हमें फोरकास्टिंग में मेनली थ्रस्ट शुरू के पीरियड में लेवल फोरकास्टिंग पे था, बट नाउ वी हैव मेड एन MOU विथ गूगल, एंड वी आर ऑल्सो इशूइंग इनंडेशन फोरकास्ट,
जिसमें कि एक फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन के अराउंड किस रिस्क जोन का इंडंडेशन होने की संभावना है, मतलब क्या इंडंडेशन डेप्थ आने की संभावना है और क्या रिस्क एसोसिएटेड रहेगा, तो ये भी करने की कोशिश की जा रही है। जी, अतः स्नेन साहब, जिस तरह से शरद चंद्र जी ने बताया कि गूगल के साथ भी एक MOU साइन किया गया है, जिसके तहत कि किस तरह से जो चेतावनी आती हैं उसे तमाम इलाकों तक पहुंचाया जा सके, इसको आप कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं और सोशल मीडिया को कितना बड़ा एक तरह से इसका जवाब देखते हैं इस चेतावनी का? देखिए, ऐसा है कि भारत के अंदर इंटरनेट पेनिट्रेशन काफी हद तक बढ़ चुका है, इसकी कोई दो शक नहीं हो, इसके बारे में कोई शक नहीं हो सकता। मगर सोशल मीडिया के अंदर कितने लोग सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हैं और सोशल मीडिया में फोकस ऑफ इंटरेस्ट किस चीज के ऊपर है। आमतौर पर लोग जो है इस तरह के वार्निंग्स जो है, चेतावनी जो है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। ये हमने खास तौर पर देखा है। गूगल के साथ बेशक एक प्रोग्राम जो चल रहा है इस तरह से, गूगल के साथ इंटीग्रेटेड करने के बाद और डायरेक्टली जो है आपके या तो मेल के अंदर या किसी और साधन के जरिए आपके फोन के अंदर ये खबर मिले, तो ये सबसे बढ़िया चीज होगी। मगर कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल जो हम परस्यू कर रहे हैं अभी 2024 तक जो तैयार हो जाएगा, उसके अंदर ये क्लियर है कि जो अलर्ट एजेंसीज हैं हमारे साथ, IMD है, सासे है, CWC है, इन सब के जो अलर्ट जनरेट होंगे उनके साथ हम सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे एयरटेल है या आपका भारत BSNL है या इस तरह की जो एजेंसीज हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनको कैसे इंटीग्रेट करें, ये इंटीग्रेशन होगा साथ में। और साथ में बर्स्ट SMS के जरिए, और आप समझिए कि एक तरह का सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, जिससे कि डायरेक्टली आपके SMS के तौर पे या मैसेज के तौर पे आपके इंडिविजुअल मोबाइल फोन के अंदर ये खबर पहुंचेगी, जिससे कि आपको ट्रिगर हो जाएगा। ये सबसे आसान और सबसे तेज साधन बन जाएगा किसी को भी वार्निंग देने का, चेतावनी देने का, इसका और इसी पर पूरा इस वक्त जो है काम हो रहा है। इसमें फिर सोशल मीडिया जो है विल नॉट प्ले सच अ रोल। इट इज जस्ट सिंपल सर्विस प्रोवाइडर जो आपका है, उससे जो है आपको ये डायरेक्टली मैसेज मिल रहा है। और हम देखते हैं कि SMS जो है तब भी तकरीबन टाइम लेता है जनरेट होने में, 600-800 मैसेजेस एक साथ जाते हैं आमतौर पे। मगर सेल ब्रॉडकास्ट जो है इज अ मच फास्टर वे, उससे जो है सीधा एक टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए ये मैसेज आपके पास आ जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज्योग्राफिकल फोकस के साथ होगा। एक GIS मैप के ऊपर आप एक पॉलीगन बनाकर, और उसके अंदर जितने इलाके होंगे, जितने उसके अंदर SDMA होंगे, DDMA होंगे, जितने उसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं जिनके सेल फोन हैं वहां पर, जिनके पास सिम कार्ड्स हैं, डायरेक्टली उस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ये मैसेज पहुंच जाएंगे। साथ में ऐसे और जगहें जैसे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन ऐसी जगह है जहां मजमा होता है, वहां पर जितने मैसेजिंग बोर्ड हैं, मैसेजिंग बोर्ड के ऊपर मैसेज ऑटोमेटिकली अलर्ट लग जाएगा, ये इंटीग्रेट होगा, अलर्ट लग जाएगा। हम यहां तक गए हैं कि हम देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनके साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड लगे होते हैं ऑल ओवर द नेशनल हाईवेज। अभी तक इसके ऊपर ज्यादा हमारा काम नहीं हो पाया है, मगर वी आर होपिंग कि बाद में फ्यूचर में जब ट्रैफिक होती है इनके ऊपर, उनको भी ये वार्निंग जो है डायरेक्टली NHAI जो है उनके बोर्ड के जरिए मिल जाए। तो जहां पर भी मास कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिस तरह से खबर पहुंच रही है जनता के पास, पब्लिक के पास, उसको इंटीग्रेट करें हम अपनी अलर्टिंग एजेंसीज के साथ थ्रू द सर्विस प्रोवाइडर्स। ये पूरा कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल का जो है सिस्टम होगा। और मैं समझता हूं ये स्टेट ऑफ द आर्ट, बिल्कुल मेक इन इंडिया का, बिल्कुल आत्मनिर्भरता के साथ। दिस विल बी अ मेक इन इंडिया सिस्टम, ऑल्दो वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ एडवाइस, हम ले रहे हैं स्विट्जरलैंड से, बाकी देशों से। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल जो है ये दुनिया भर में इट्स अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम, काफी देशों ने इसको अपनाया है और उम्मीद है कि थोड़े ही सालों में ये भारत के पास भी पहुंच जाएगा। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के बारे में तहसीन साहब ने बताया। तहसीन साहब, क्या हम ये देखते हैं कि विश्व में भी और इन तमाम आपदाओं को लेकर जो चेतावनियां जारी की जाती हैं उनका एक वैश्विक मानक है, यानी कि एक स्टैंडर्डाइजेशन है ग्लोबली जो कि नोन है, और उसी के तहत ये भी कैप पर भी आगे काम किया जा रहा है?
बेशक ये है, इसके एक प्रोटोकॉल्स इंटरनेशनली हैं, मगर इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ चुनौतियां हैं इसके अंदर। कलर कोड इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल के अगर हरा को हरा अलर्ट है तो इसके मतलब है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो रहा है, येलो हो रहा है पीला, उसके बाद एम्बर है, उसके बाद लाल है जिसमें कि कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उस इलाके के अंदर कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब देखा जाता है कि जैसे एम्बर अलर्ट है, अब एम्बर अलर्ट अमेरिका के अंदर एम्बर अलर्ट लॉ एंड ऑर्डर के साथ जुड़ा होता है। जहां किसी बच्चे को किडनैप कर दिया है या ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई हो, उसके लिए एम्बर अलर्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में इसका असर जो है अभी तक कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल का एक कॉमन कोड हम अपने नहीं बना सके हैं, और ये कुछ हद तक सरप्राइजिंग है, क्योंकि इंटरनेशनल फुटप्रिंट, आपदा का जो इंटरनेशनल फुटप्रिंट है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का, वो काफी आगे बढ़ चुका है पिछले 20-25 सालों के अंदर। हमने देखा है कि काफी प्रोटोकॉल्स हुए हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में साइन हुआ है, वो ही 2030 तक सेंडाई फ्रेमवर्क का ही पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अपनाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में कुछ हाल ही की बात है कि इसके ऊपर कुछ तवज्जो दी जाएगी, फोकस किया जाएगा, एंड ए प्रॉपर अलर्टिंग प्रोटोकॉल, प्रॉपर अलर्टिंग सिस्टम जिसमें कॉमन अलर्ट्स हैं, कॉमन कोड्स हैं, वो दुनिया भर में अपनाया जाएगा। जी, अतस्नन साहब, चेतावनी जारी करें इनको जो संस्थान हैं वो तो एक तरह से केंद्रीय संस्थान हैं, लेकिन उन चेतावनियों को गांव तहसील तक पहुंचाने के लिए, जिला स्तर पर पहुंचाने के लिए ये राज्य स्तर के तहत, राज्य के एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी जो ताकत है उसके तहत आती हैं ये संस्थाएं। तो इसमें क्या किसी तरह का कोई टकराव रहता है, और अगर टकराव नहीं है तो हम कितना आगे बढ़ चुके हैं? अगर हम 10 साल की बात करें तो वो उस प्रगति को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, ये इसमें कोई बीच का कोई कॉन्फ्लिक्ट होने का इतना कोई खास अंदेशा है नहीं। डीडीएमए जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल एसडीएमए जो होते हैं, इनके ही ऑर्गेनाइजेशन और इनकी समझ और ट्रेनिंग जो है अब बहुत काफी हद तक बढ़ चुकी है पिछले 20 सालों में। और तो इसलिए जो ये अलर्ट जब जनरेट होंगे, ये भी इस पर भी कंटिंजेंट होगा कि किस तरह का अलर्ट जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सुनामी का है, अगर इनकॉइस से, हैदराबाद इनकॉइस से अगर सुनामी की वार्निंग आई है, अलर्ट आया है, तो मेरे ख्याल में आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम आपको मिलता है। आईएमडी से अगर साइक्लोन की वार्निंग आ रही है तो तकरीबन 2 दिन, कभी कभी 3 दिन आपको मिल जाते हैं। तो उस हालत में आप डायरेक्टली ये जो है मैसेज एसडीएमओ को भी जाएंगे कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के जरिए, और साथ में वहीं से ये उनके पास ही कंट्रोल होगा इसको जनरेट करने का। उसके बाद वो ही डिसाइड करेंगे कि किस तरह की वार्निंग देनी चाहिए, और वो डिस्कशन के साथ, एडवाइजरी के साथ, उन्हीं अलर्टिंग एजेंसीज के साथ ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह का अलर्ट भेजा जाए। ग्रीन अलर्ट, येलो अलर्ट, एम्बर अलर्ट, किस तरह का अलर्ट भेजा जाए, इस तरह का, इसको कितना सीरियसली लिया जाए। ये भी हम नहीं चाहते कि किसी छोटी सी आपदा, पोटेंशियल आपदा के लिए हम बहुत बड़ा अलर्ट दे दें, क्योंकि वो इकोनॉमिकली भी फायदेमंद नहीं होगा उस इलाके के लिए। तो ये एसडीएमए के ऊपर डिपेंडेंट होगा। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि सुनामी जैसी आपदा अगर है जिसमें आधा घंटा 1 घंटे का आपको वार्निंग मिली है सर, तो ये डायरेक्टली जो अलर्ट एजेंसी है उसके पास ये काबिलियत रहेगी कि वो डायरेक्टली इसको पब्लिक के पास पहुंचा दे, और एसडीएमए जो है वो बीच में एक इंफॉर्मेशन के लिए उनके पास खबर जाए। अगर वो चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ और ऐड करें तो वो ऐड कर सकते हैं बाद में, मगर पहली खबर जो है वो अलर्टिंग एजेंसी से डायरेक्टली जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिपेंडिंग के कौन सी आपदा है, कैसा हाजिर है, उसके मुताबिक जो है ये प्रोटोकॉल्स जो है उनको अपनाया जाएगा। मेरे ख्याल में कुछ वक्त लगेगा समझने के लिए लोगों को, मगर जल्दी से जल्द ये मेरे ख्याल में इंटीग्रेट हो पाएगा। अतस्नन साहब, ये निरंतर एक तरह से एक प्रक्रिया है जिसके तहत काम किया जाता है इस तंत्र को और मजबूत करने के लिए। क्योंकि सर्दी का मौसम है, इसलिए जानना चाहेंगे कि अभी कुछ समय में ही हर सर्दी में हम देखते हैं पाला है, कोहरा है, ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनता है। पाले से फसलों को नुकसान होता है, कोहरे से होता है। तो ऐसे में किस तरह से इस समय काम हो रहा है, क्योंकि अगले 3 महीने कह सकते हैं कि किसानों के लिए सर्दी के मौसम में कोई बड़ी समस्या सामने आए उससे निपटने के लिए चेतावनी तंत्र भी कैसे काम कर रहा है, और ये चेतावनियां किस स्तर पर पहुंचती हैं? देखिए, ये कोल्ड वेव के ऊपर इनफैक्ट हमारा प्रोग्राम भी हो चुका है, आपदा का सामना दूरदर्शन पे।
कोल्ड वेव के लिए, और खासतौर पे अगले 3 महीने के लिए। और उसके अंदर हमने देखा कि सिर्फ अर्बन एरिया नहीं, जहां पर पब्लिक को बेशक बड़ी मुश्किलात आती है क्योंकि शेल्टर कम होते हैं, कपड़े कम होते हैं लोगों के पास, और घर कम होते हैं लोगों के पास वहां पर, मगर खास तौर पे फार्मर्स के लिए, खास तौर पे किसान के लिए, किसान भाइयों के लिए ये एक साइंटिफिक तौर पर उनको चेतावनी देना, उनको टाइम टाइम पर वार्निंग देना कि किस तरीके से इसको, इस तरीके की आपदा को वो दूर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ज्यादा इसके ऊपर शरद चंद्र साहब आपको बता पाएंगे। आईएमडी जो है खासतौर पर इसमें बहुत काम करता है, हालांकि सेंट्रल वाटर कमीशन का डायरेक्ट रोल नहीं है, बट एज ए साइंटिस्ट आई एम श्योर शरद चंद्र साहब जो है वो इसके बारे में ज्यादा जानेंगे। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि इसके ऊपर एक साइंटिफिक एनालिसिस, साइंटिफिक रिसर्च जो है वो हर वक्त जारी रहती है। बिल्कुल। अतः स्नेन साहब हमारे साथ लक्ष्मण सिंह राठौर साहब भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर डीजी आईएमडी। राठौर साहब, किस तरह से सर्दी के मौसम में पाले और कोहरे की जो समस्या है उससे जुड़ी जो चेतावनी आती है वो कैसे मदद करती हैं किसानों का, और क्या ये जमीन पे उनकी मदद कर पाने के लिए वो तंत्र पूरी तरह विकसित हो चुका है, आपको लगता है? देखिए, जहां तक पाले का प्रश्न है, किसान भाई सबसे ज्यादा त्रस्त रहते हैं। न केवल फसलें बल्कि उनका पशुधन भी जो है बहुत नकारात्मक ढंग से प्रभावित होता है। और अलग अलग फसलों के लिए जो कम तापमान सहन करने की जो क्षमता है वो भी अलग अलग है, और एक ही फसल के लिए अलग अलग अवस्थाओं में भी जो तापमान सहन करने की क्षमताएं हैं वो भी बिल्कुल अलग है। मोटे तौर पे देखें तो उत्तर भारत में जो सर्दियों में जो फसलें जो बोई जाती है, जो गेहूं और चना है, ये कम ताप को सहन करने वाली फसलें हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। बल्कि अगर ये कहें कि गेहूं में तो उसका लाभ अधिक होता है, या सरसों में भी उसका अगर बहुत कम तापमान चला जाए नुकसान होता है, लेकिन आमतौर पर लाभ ही होता है। लेकिन जो अतिरेक की घटनाएं हैं, जब कोल्ड वेव आकर के जब पाला पड़ जाता है, तो सब्जियां और बागवानी की फसलें खास तौर पर उन पर बहुत नुकसान होता है। और यहाँ ये देखने वाली बात भी है कि सारे खेत भी जो है उनके तापमान में समता नहीं होती है। जो खेत नीचे लो लाइंग एरियाज में है, वहां पे चूंकि ठंडी हवा एकत्रित होकर के वहां चली जाती है, तो ऐसे खेतों में जो पाले का प्रभाव अधिक होता है। और पाले के साथ में अगर हवा चल जाए, थोड़ी भी चल जाए, तो जिसको हम झोला कहते हैं आमतौर पे कोलोक्वियल भाषा में, जो विंड चिल फैक्टर लेके आता है, उसके चलते फसलों में बहुत नुकसान होता है। राठौर साहब, चेतावनी तंत्र तो इतना विकसित है कि ये हमें पता चल जाता है, इसका पूर्वानुमान लग जाता है। हम कितना बचाने में कामयाब हो पाते हैं? क्या उस पूरे, और कितनी एजेंसीज इसके साथ और होती हैं जिनके साथ इन चेतावनियों को साझा करते हैं और फिर जमीन तक उसका असर हो? देखिए, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जिसका कि मौसम विज्ञान विभाग जो पूर्वानुमान देता है, उसके साथ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं और आईआईटीज वगैरह, इनके माध्यम से कृषि मौसम सलाह सेवा जो है वो अभी प्रत्येक जिले में वो कार्यरत है। और जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां तक ये कम तापमान की सूचनाएं पहुंचाई जाती है, और वहां पर कृषि वैज्ञानिक उसका विश्लेषण करते हैं कि उस जिले की फसलों के ऊपर उनका नकारात्मक प्रभाव कितना पड़ रहा है। तो एक एडवाइजरी जारी करते हैं अलर्ट चेतावनी के साथ में कि इन फसलों को ये नुकसान होने की संभावना है, और अब आप पाले से बचाने के लिए ये उपक्रम करें। और उस उपक्रम में जो सलाह दी जाती है वो फसलवार होती है, और फसलवार सलाह जिसमें कि जो मल्चिंग करें या हल्की सिंचाई करें या वायु का तापमान बढ़ाएं या जो इन्वर्जन लेयर बन जाती है उसको तोड़ने के लिए जो साधन उपयुक्त कराएं, ये सारी बातें उनको किसानों को बताई जाती है। राठौर साहब, जब हम बात कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के तहत एक ऐसा तंत्र विकसित करने की कर रहे हैं जिस पर सरकार लगातार काम भी कर रही है, जिसका अनुमान है कि 2024 तक वो तैयार होगा, क्या आपको लगता है कि तमाम एजेंसियां एक मंच पे आना जरूरी है? और ये एक चुनौती रही है पिछले कुछ सालों की कि जब पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं, चेतावनी जारी की जाती है, तो कैसे इंटीग्रेटेड तरीके से उस पर काम हो?
निश्चित रूप से कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उससे एक तो जो कंफ्यूजन होता है वो कहीं न कहीं दूर हो जाएगा, और समेकित रूप से जो इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट है और सभी प्रणालियों को एक समग्र रूप से टारगेटेड रूप से प्रत्येक यूजर तक पहुंचने में भी उसमें सहायता मिलेगी। अभी अलग अलग एजेंसी अपने अलग अलग मीडियम्स के माध्यम से, और बहुत डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट जो हो रहा है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। खास तौर से अगर मैं कहूँ, जैसे मौसम विज्ञान विभाग बारिश के पूर्वानुमान देता है और सेंट्रल वाटर कमीशन बाढ़ की चेतावनी देता है। अब इसमें भी आपस में जब तक संवाद नहीं होगा और संवाद हो करके उसका इम्पैक्ट अलग अलग क्षेत्रों में डाउन द कैचमेंट कैसे होगा और कितने लोग उससे प्रभावित होंगे, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और राजकीय आपदा प्रबंधन उनके लिए भी ये बहुत मैं कहूँगा कि समेकित रूप से एक तरीके से जूझने के लिए तत्परता को बल मिलेगा। क्या इसके तहत आपको लगता है कि राज्य सरकारों को भी राज्य स्तर पर भी उसको अमल में लाना, यानी कि उस राहत को, उस चेतावनी से जो राहत पहुंचानी है आपदा प्रबंधन में, उसमें भी मदद मिलेगी? निश्चित रूप से, क्योंकि जिला इकाई जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और तो जब तक राज्यों की और राज्यों में जिलों की एक सीमा बंद होते हुए केंद्र के साथ जुड़ाव नहीं होगा और सूचना का आदान प्रदान बिल्कुल निर्बाध रूप से हो, और तभी जो है एकीकृत रूप से आप आपदा से लड़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का विस्तार से इस बात पर रोशनी डालने का कि किस तरह से कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के तहत एक चेतावनी तंत्र को विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत देश में काम करने वाली वो तमाम एजेंसियां रहेंगी जो मौसम विभाग और पूर्वानुमान देती हैं, तमाम आपदाओं की जो जानकारियां देती हैं, क्योंकि आने वाले समय में उनसे निपटने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों ही मेहमानों का, और आपदा का सामना में आज बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ। नमस्कार।